बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ जो इस वक्त दुनिया के अंदर एक हार्ट इशू, एक बर्निंग इशू बना हुआ है। दैट इज कोरोना वायरस एंड द डिजीज काज्ड बाय इट। अब हम बात करते हैं व्हाट इज कोरोना वायरस। ये कोरोना वायरस है क्या? बेसिकली कोरोना वायरस एक सिंगल वायरस नहीं है। इट इज द फैमिली ऑफ वायरसेस, इट इज अ ग्रुप ऑफ वायरसेस। और इस किस्म के वायरस को 1960 के आसपास आइडेंटिफाई किया गया। नेचर के अंदर ये कॉमन है, एनिमल्स के अंदर बहुत सारे स्ट्रेंड्स कोरोना वायरस की डेंजरस नहीं है। कुछ स्ट्रेंड्स नेचर के अंदर ऐसी है कोरोना वायरस की जो सीवियर किस्म के कॉम्प्लिकेशंस काज करती हैं। 2002 में सार्स कोरोना वायरस सामने आया, दैट इज सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम, जिसने चाइना के अंदर आउटब्रेक किया और इससे 774 लोग मारे गए। इसी तरीके से 2012 में एक और कोरोना वायरस की टाइप सामने आई, दैट इज मेयर्स कोरोना वायरस, दैट इज मिडिल ईस्ट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये आउटब्रेक हुआ सऊदी अरब के अंदर और इसने तकरीबन 858 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। रिसेंटली इन दिसंबर 2019 चाइना की वुहान सिटी के अंदर निमोनिया का आउटब्रेक हुआ और देखने को ये मिला कि ये एक नई स्ट्रेन है कोरोना वायरस की जिसने ह्यूमन बींग्स के अंदर निमोनिया काज किया। और ये वाला कोरोना वायरस, इसको क्योंकि ये नई स्ट्रेन थी कोरोना वायरस की, इसको कहा गया नोवल कोरोना वायरस, दैट इज 2019 NCOV। N stands for novel, novel means new। ह्यूमन बींग्स के अंदर इससे पहले 6 किस्म के कोरोना वायरस की स्ट्रेन्स जो है उन्होंने डिजीजेस पैदा की और अब की बार जो चाइना के वुहान सिटी में नई स्ट्रेन कोरोना वायरस की सामने आई जिसने वहां के लोगों को मुतासर किया, इसको मिला के 7 कोरोना वायरस की टाइप्स हैं जो ह्यूमन बींग्स को मुतासर करती हैं। और इनफॉर्मली इसको वुहान कोरोना वायरस भी कहा गया क्योंकि पहली बार ये वुहान से ही इसका आउटब्रेक हुआ। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऑफिशियली कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को कहा कोविड-19, दैट इज कोरोना वायरस डिजीज आइडेंटिफाइड इन 2019 और ऑफिशियली नाम दे दिया उस वायरस को, दैट इज सार्स कोरोना वायरस 2। अब सार्स कोरोना वायरस 2 क्यों नाम दे दिया? क्योंकि इसका जेनेटिक सेटअप सार्स कोरोना वायरस 2002 में जिसने आउटब्रेक किया था उससे मिलता जुलता है। अगर हम इसकी शेप या स्ट्रक्चर की बात करें तो कोरोना वायरस ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप इनकी होती है और इनके अंदर जो इनका जेनेटिक मटेरियल है वो एक सिंगल स्ट्रैंड RNA होता है और वही इसका इन्फेक्टिव पार्ट होता है। ये जेनेटिक मटेरियल एक एनवेलप के अंदर बंद होता है और इसकी एनवेलप के बाहर प्रोटीन के स्पाइक्स होती हैं। ये स्पाइक्स अपीयरेंस देती हैं एक क्रोन की व्हेन द वायरस इज विजुअलाइज्ड अंडर माइक्रोस्कोप। और ये कोरोना वायरस जो है कोरोना लैटिन वर्ड से निकला है जिसका मतलब है क्राउन। तो अब हम कह सकते हैं कि वायरस ने अपना नाम ऑन द बेसिस ऑफ ये जो स्पाइक्स है जो क्रोन बनाती है उससे लिया है। तो ये स्पाइक्स वायरस को हेल्प करती हैं टू इन्वेड द सेल लाइनिंग द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एज वेल एज द लंग्स। और कोरोना वायरस जब होस्ट के सेल में पहुंचेगा तो वहां ये क्या करता है कि होस्ट के सेल की मशीनरी को हाईजैक कर लेता है और इस तरीके से ये बहुत सारे वायरल पार्टिकल्स बनाता है जो सराउंडिंग सेल्स में स्प्रेड होते हैं और इसी तरीके से ये थ्रू म्यूकस बॉडी से बाहर आते हैं, चीज़ों को कंटेमिनेट करते हैं और इस तरीके से जो भी शख्स इन चीज़ों की जद में आएगा उनको टच करेगा और ये वायरस जो है थ्रू दैट कंटेक्ट जो है इनके अंदर पहुंच सकता है। अब जो डिफरेंट स्ट्रेंड्स है कोरोना वायरस की, ये मुख्तलिफ किस्म के सिम्टम्स काज करती हैं। ये इनमें रिस्पिरेटरी सिम्टम्स हो सकते हैं या गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिम्टम्स हो सकते हैं। तो रिस्पिरेटरी डिजीज जो है दैट कैन रेंज फ्रॉम ए कॉमन कोल्ड, दैट इज एक फ्लू लाइक सिचुएशन हो सकती है, रनी नोज हो सकता है, फीवर हो सकता है, ड्राई कफ हो सकती है, यानी एक वो स्पूटम बलगम वगैरह आ सकता है इसमें, अप टू निमोनिया। मोस्ट केसेस में निमोनिया भी हो सकता है। However, there are some types of strains that can cause severe types of diseases। जैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि सार्स कोरोना वायरस 2002 में जो चाइना में आइडेंटिफाई हुआ, इसने बहुत सारे लोगों को अपनी लपेट में ले लिया।
इसने भी एक किस्म का रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस काज किया। इसी तरीके से 2012 में सऊदी अरब के अंदर एक कोरोना वायरस आइडेंटिफाई हुआ, दैट इज उसने भी जो डिजीज काज की, दैट इज मियर्स। और मियर्स होती है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इससे भी बहुत सारे लोग जो है मुतासिर हुए। अगर हम कोविड-19 की बात करें, दैट इज कोरोना वायरस डिजीज आइडेंटिफाइड इन 2019। दिसंबर 2019 में चाइना की वुहान शहर में जब ये निमोनिया का आउटब्रेक हुआ और जब ये लोग मेडिकल असिस्टेंस लेने के लिए इन्होंने हेल्थ सेंटर्स का रुजू किया, तो जब इनकी हिस्ट्री वहाँ पूछी गई तो देखने को ये मिला कि ये लोग या तो वुहान के अंदर जो सी फूड मार्केट है, या तो कोई प्रोडक्ट इन्होंने वहाँ से कंज्यूम किया, या वो लोग जो वहाँ पर एक लाइव एनिमल मार्केट है, या तो उन एनिमल के साथ उन लोगों का रिश्ता रहा होगा। तो इस तरीके से ये वायरस जो है या तो सी फूड या मीट कंज्यूम करने से उनकी बॉडी के अंदर गया, या लाइव एनिमल मार्केट में एनिमल के साथ जब इन्होंने कांटेक्ट बनाया तो वायरस उनके अंदर गया, और इस तरीके से वो लोग जो है इस वायरस से बीमार पड़े। अब ये लोग जो सिक थे, जो बीमार थे, अब वो फैमिली मेंबर जो इनकी देख रेख कर रहे थे, तो ये वायरस जो है अब उन लोगों से, सिक लोगों से, इन्फेक्टेड पर्सन से उनके फैमिली मेंबर्स तक पहुंच गया, और साथ में जो मेडिकल स्टाफ था, जो हेल्थ केयर स्टाफ था, उनके अंदर वो भी इस वायरस से इन्फेक्ट हो गए। तो इस तरीके से ये आगे वायरस फैलता गया और आज इसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है। Now what is the origin of the virus? Or where did the virus come from? ये आया कहाँ से? तो देखने को ये मिला है कि कोरोना वायरस जो है ये वाइड रेंज ऑफ एनिमल के अंदर पाया जाता है। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, मिसाल के तौर पर बैट्स के अंदर ये पाया जाता है, सिवेट कैट्स में, पेंगोलिन्स के अंदर, कैमल्स के अंदर, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनमें ये वायरस जो है पाया जाता है। समटाइम्स क्या होता है कि ये वायरस जो है जंप कर जाता है इन एनिमल से ह्यूमन बींग्स के अंदर, इसको बोलते हैं स्पिल ओवर। और ये जो स्पिल ओवर है, इट कुड बी बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स। कभी कभी वायरस के अंदर म्यूटेशन हो सकती है, या कभी कभी ह्यूमन बींग का एनिमल का जब इंक्रीज कांटेक्ट होगा तो ये इन एनिमल से ह्यूमन बींग्स के अंदर ये वायरस ट्रांसमिट हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर हम 2012 मियर्स कोरोना वायरस की बात करें, तो ये वायरस बैट से कैमल्स के अंदर आया, उसके बाद कैमल्स के अंदर ये काफी अर्सा सर्कुलेट हुआ, उसके बाद ये कैमल से ह्यूमन बींग्स के अंदर आया। अगर हम 2002 का कोरोना वायरस उसकी बात करें, तो ये बैट से सिवेट कैट्स में आया, उसमें रहा, और सिवेट कैट से बाद में ह्यूमन बींग्स के अंदर आया। लेकिन जो एनिमल रिजर्वायर है कोविड-19 का, जो अभी चाइना में जो बीमारी सामने आई, इसका प्राइमरी रिजर्वायर, प्राइमरी सोर्स साइंटिस्ट कहते हैं बैट्स है। लेकिन बैट्स के बाद इसका जो इंटरमीडिएट होस्ट है वो पेंगोलिन है। बैट से ये वायरस ट्रांसमिट हुआ पेंगोलिन के अंदर, और उसके बाद पेंगोलिन से ही ह्यूमन बींग्स के अंदर आया। अब इसके लिए साइंसदानों ने ये बताया कि जो पेंगोलिन का जो कोरोना वायरस है वो, और सार्स कोरोना वायरस 2 जो ह्यूमन बींग्स से आइडेंटिफाई हुआ, वो 96% जो है जेनेटिकली मैच है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस ये एक परसेप्शन है कि ये जो पेंगोलिन का कोरोना वायरस है ये ह्यूमन बींग्स के साथ मिलता है, इसलिए ये बैट से पेंगोलिन के अंदर आया, और इस तरीके से पेंगोलिन से ह्यूमन बींग्स के अंदर आया। अगर हम इस वायरस की ट्रांसमिशन की बात करें, हाउ द वायरस इज ट्रांसमिटेड, ये किस तरीके से ट्रांसमिट होता है, तो जनरली जो रेस्पिरेटरी वायरसेस हैं ये ट्रांसमिट होते हैं थ्रू ड्रॉपलेट्स। जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन कफ करेगा, खांसी करेगा, या व्हेन ही स्नीजेस, या जब उसको छींक आएगी, तो उसकी बॉडी से ड्रॉपलेट्स बाहर निकलेंगे, और उन ड्रॉपलेट्स में ये वायरस हो सकता है, या कोई ऑब्जेक्ट्स जो इन ड्रॉपलेट्स से कंटेमिनेट होगा, तो इस तरीके से वो कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स जब उनको कोई टच करेगा, फिर अपने मुंह पर फेरेगा, आंखों पे फेरेगा, मुंह पे फेरेगा, नाक पे फेरेगा, तो ये वायरस जो है इस तरीके से हाथों से बॉडी के अंदर जा सकते हैं। कोरोना वायरस जो है, ये भी कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि कोरोना वायरस जो है दैट इज आल्सो प्रेजेंट इन द स्टूल्स ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन्स। तो अगर घर का जो प्लम्बिंग सिस्टम है फॉल्टी होगा, ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं होगा, तो इस तरीके से वायरस जो है थ्रू स्टूल्स जो है ये एक पाइप से दूसरी पाइप में, एक घर से दूसरे घर में जाके पहुंचेगा, सर्फेसेस को कंटेमिनेट करेगा, और अल्टीमेटली ये लोगों तक पहुंचेगा थ्रू कांटेक्ट, और लोगों को बीमार करेगा।
अगर हम बात करें ग्रुप्स मोस्ट एट रिस्क, किस किस्म के ग्रुप को इस वायरस का ज्यादा रिस्क है, तो पीपल मोस्ट एट रिस्क विद कोरोना वायरस आर दोज विद क्लोज कांटेक्ट विद एनिमल्स, यानी ऐसे लोग जो लाइव एनिमल, जो मार्केट वर्कर्स हैं उनके साथ, या लाइव एनिमल के साथ अगर लोगों का रिश्ता रहेगा, या वो लोग जो बीमार हैं और घर के फैमिली मेंबर्स या हेल्थ केयर वर्कर्स, वो अगर इनके साथ सिक पर्सन के साथ, बीमार पर्सन के साथ रिश्ता बनाएंगे तो उनको ज्यादा रिस्क है, वहां से ये वायरस जो है उनमें ट्रांसफर हो सकता है। अब हम सिम्टम्स ऑफ द डिजीज के ऊपर चलते हैं, यानी जब ये वायरस बॉडी के अंदर जाएगा तो बॉडी कौन सी निशान, इस बीमारी की कौन सी अलामत जाहिर करेगी। तो वंस ए पर्सन इज इन्फेक्टेड सिम्टम्स डेवलप, और ये सिम्टम्स जो है तकरीबन 10 से 14 दिन के बाद जाहिर होना शुरू हो जाएंगे। इस पीरियड को बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, यानी जब वायरस बॉडी के अंदर जाएगा और बॉडी जो है कुछ सिम्टम्स शो करेगी बीमारी की, तो दैट इज इंक्यूबेशन पीरियड। लेकिन ये जो इंक्यूबेशन पीरियड है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, और कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ये 24 दिन तक भी जा सकता है। नंबर ऑफ सिम्टम्स रेंजिंग फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर हो सकते हैं, और माइल्ड के केस में फीवर हो सकता है, या कफ हो सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है, रनिंग नोज जो पहले भी मैं बता चुका हूँ हो सकता है, और मोस्ट सीवियर केसेस में निमोनिया हो सकता है। और सीवियर लंग डैमेज जब होगा तो इससे क्या होगा, अक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होगा। ये कब होगा, जब लंग्स के अंदर इन्फ्लेमेशन होगी, लंग्स के अंदर और बाहर फ्लूइड जमा होना शुरू हो जाएगा, और इस किस्म के सीवियर इन्फेक्शन को सेप्टिक शॉक भी बोलते हैं। ये कब होगा, जब बॉडी का ब्लड प्रेशर जो है ड्रास्टिकली गिर जाएगा और बॉडी के ऑर्गन्स जो है ये मुतासर होंगे, दे स्टार्व फॉर ऑक्सीजन। Acute respiratory distress syndrome or septic shock, they are the main cause of the death for people who are suffering from COVID-19। और ये जो severe infection होगा ये तकरीबन उन लोगों में हो सकता है जो ओल्डर एज में पहुंच रहे हों, यानी 60 ईयर से ऊपर, और या वो लोग जिनमें कोई मेडिकल कंडीशन हो, पहले से हाइपरटेंशन का मरीज हो, किडनी पेशेंट हो, हार्ट पेशेंट हो, डायबिटिक हो, या जिसका इम्यून सिस्टम वीक होगा। अगर हम डायग्नोसिस की बात करें, मींस हाउ कैन वी टेल दैट समवन इज इन्फेक्टेड, तो इसके लिए लैब टेस्ट हैं। हम स्पूटम का टेस्ट ले सकते हैं, स्वैब का टेस्ट ले सकते हैं, ब्लड सीरम टेस्ट हो सकता है, और रेयर केसेस में स्टूल टेस्ट भी हो सकता है, या हम लंग से फ्लूइड लेके उसका टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसका जो कंफर्मेटरी टेस्ट है दैट इज RT-PCR, दैट इज रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और इस टेस्ट से पता क्या चलता है, ये टेस्ट आइडेंटिफाई करता है वायरस को ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक फिंगरप्रिंट, यानी वायरस का जेनेटिक सेटअप जो है वो मालूम किया जाता है इस टेस्ट से। नो व्हाट इज द ट्रीटमेंट, इसका इलाज क्या है। अभी तक आज की डेट में देयर इज नो स्पेसिफिक मेडिकेशन फॉर दिस वायरस, यानी कोई अभी तक इसका ट्रीटमेंट सामने नहीं आया। कोशिशें चल रही हैं, दुनिया भर में साइंसदान कोशिश कर रहे हैं, और मे बी इट मे टेक सम टाइम कोई वैक्सीन सामने आ जाए। लेकिन जो लोग इस बीमारी में मुब्तला हैं, दे आर प्रोवाइडेड सपोर्टिव केयर, उनको फ्लूइड दिया जाता है, फ्लूइड पर रखा जाता है, ऑक्सीजन दी जाती है, या वेंटिलेटरी सपोर्ट दिया जाता है। ट्रीटमेंट और वैक्सीन दे आर अंडर वे। अगर हम प्रिवेंशन की बात करें, हाउ डू वी प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ द वायरस, वो एक सेइंग भी है, प्रिवेंशन इज बेटर देन केयर, यानी एहतियात इलाज से बेहतर है। तो बहुत सारे स्टैंडर्ड हाइजीनिक प्रैक्टिसेस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिकमेंड की हैं, जो हमें अडॉप्ट करनी चाहिए इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फर्दर स्प्रेड ऑफ द वायरस। मिसाल के तौर पर हमें अपने हाथों को साफ रखना है रेगुलरली, साबुन से, पानी से हाथ धोने हैं, अगर ये अवेलेबल नहीं है तो हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो अल्कोहल बेस्ड जो रब्स होती हैं उनका इस्तेमाल करके, क्योंकि ये वायरस जो है थ्रू कांटेक्ट फैलता है। अगर हम किसी सरफेस पे ये वायरस है उसको हम टच करेंगे तो वहाँ से हमारे हाथों को लग सकता है, और जब हम ये अपना हाथ अपने फेस पे, अपने मुंह पे या
आंखों पे घुमाएंगे, नाक पे घुमाएंगे, तो मे बी ये वायरस जो है यहाँ से बाहर जा सकता है। और अवॉइड टचिंग आईज, नोज एंड माउथ। ये हमारा टी जोन एरिया है, आंखें, नाक और मुंह। दिस इज द टी जोन एरिया एंड दिस इज द एरिया थ्रू विच वायरस कैन एंटर द बॉडी। यहाँ पर हमें क्या करना है कि इसको हमें अपना हाथ जो है इन एरियाज पे नहीं घुमाना है, क्योंकि ये कॉमन एंट्री पॉइंट्स हैं इस पैथोजन के बॉडी के अंदर। और कफ एटिकेट आना चाहिए, जैसे जब कभी किसी को खांसी आए या छींक आए तो उस वक्त हमें अपने फेस को रुमाल के साथ, टिश्यू के साथ या मेडिकल जो मास्क है उससे कवर करके रखना चाहिए। अगर ये भी अवेलेबल नहीं है तो जब भी खांसी या छींक आए तो हमें अपनी एल्बो को बेंड करके इस जगह हमें खांसना है, ताकि वायरस के जो ड्रॉपलेट्स हैं हमारी बॉडी से बाहर ना जाए और यहीं पे रहें। उसके बाद जो शख्स इन्फेक्ट है इस वायरस से या बीमार है, सिक है, तो उसको हमें उसके साथ कांटेक्ट नहीं बनाना है। इसी तरीके से अगर कोई कोविड-19 से सफर कर रहा है तो उसको आइसोलेट करना है। कुछ साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि कोरोना वायरस जो है दे डोंट स्प्रेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, यानी हवा के अंदर रफली वो 1 मीटर या 3 फीट तक ये डिस्टेंस कवर कर सकता है। इसलिए अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन है उससे 2 मीटर का या 6 फीट का फासला रखा जाए तो ये भी बेहतर है। इससे वायरस जो है इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में नहीं आ सकता। इसी तरीके से अननेसेसरी एनिमल, लाइव एनिमल के साथ उनको अवॉइड किया जाए, उनके साथ एक रिलेशनशिप ना बनाया जाए। अवॉइडिंग अननेसेसरी कॉन्टैक्ट विद लाइव एनिमल्स। एनिमल प्रोडक्ट्स को प्रॉपर्ली कुक करना चाहिए बिफोर दे आर कंज्यूम। और अगर कोई बीमार है तो उसको घर में बैठना चाहिए। अगर किसी को कोई ड्राई कफ है, फीवर है या ब्रीथिंग प्रॉब्लम है तो उसको इमीडिएटली ही शुड या शी शुड सीक मेडिकल हेल्प। और अगर कोई बीमार है तो उसको अपना जो डिशेस हैं, ग्लासेस, बेडिंग या उसके फूड आइटम्स या कोई दूसरी यूटेंसिल्स वगैरह उसको शेयर नहीं करनी चाहिए। और जिन सरफेसेस को हम अक्सर टच करते हैं उनको डिसइंफेक्ट करना चाहिए डिसइंफेक्टेंट से। और इफ समवन इज सिक उसको घर में बैठना चाहिए, स्कूल नहीं जाना चाहिए, पब्लिक एरियाज में नहीं जाना चाहिए। डोंट फॉरगेट टू शेयर योर ट्रैवल प्लान with your healthcare provider and avoid to travel to farms or live animal markets where animals are slaughtered, यानी जहां पर ज़बह खाना है, जानवरों को ज़बह किया जाता है खेतों में जानवरों के साथ, इसको इन दिनों में अवॉइड करना चाहिए। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये भी रिकमेंड किया है कि जो अंडरकुक्ड फूड है, जो रॉ फूड है, उसको या एनिमल प्रोडक्ट्स वगैरह उसको कंज्यूम ना किया जाए तो बेहतर है। एंड इफ यू वांट टू ट्रैवल इंटरनेशनली, अगर आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो फर्स्ट चेक CDC और WHO वेबसाइट्स और उनसे एडवाइस ली जाए तो ये बेहतर है। और ये भी देखने में आया है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको बूस्ट करने के लिए अगर कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि अगर हमारा इम्यून सिस्टम वीक होगा तो कोई भी बीमारी जो है उसको अटैक कर सकती है। तो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए हमें बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करना चाहिए, हमें उसमें एक्स्ट्रा कोकोनट जो वाटर है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, लेमन जूस का इस्तेमाल करना चाहिए या बहुत सारे मिनरल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। आप गार्लिक का, ऑनियन का या जिंजर का ये इस्तेमाल अपने फूड के अंदर करना चाहिए। ये ऐसी चीजें हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को एक बूस्टिंग देते हैं, ठीक रखते हैं। और अगर आप इन दिनों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम का यूज कर रहे हैं फॉर मार्किंग योर अटेंडेंस, तो ना किया जाए, मैनुअल अटेंडेंस की जाए तो ये ज़्यादा बेहतर है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो सदके जारिया समझकर इसको लोगों तक पहुंचाइए, सबके साथ शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को भी इस बीमारी के बारे में और इसके जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उसका पता चले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।